हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिहार और असम में हर साल आने वाली बाढ़ के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि बिहार और असम में बाढ़ क्यों आते हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं तथा इसकी रोकथाम के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में बाढ़ के प्रमुख कारण। पहला कारण हिमालयी नदियाँ। बिहार में गंगा के साथ कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान जैसी नदियाँ बाढ़ की समस्या बढ़ाती हैं। बिहार में बाढ़ के प्रमुख कारण क्या है? हिमालय नदियाँ। हिमालय से आने वाली नदियाँ तीव्र वेग से बिहार के मैदानी भागों में प्रवेश करती है, जो बाढ़ के मुख्य कारण हैं। दूसरा, नेपाल से आने वाला पानी। बिहार की कई प्रमुख नदियों का जलग्रहण क्षेत्र नेपाल और हिमालय में है। वहाँ भारी वर्षा होने पर तेजी से पानी बिहार की ओर आता है। इसका एक प्रमुख कारण नेपाल से आने वाला पानी भी है, क्योंकि नेपाल एक ऊंचाई हिमालय पर बसा एक देश है। उसका पानी तीव्र वेग से बिहार के मैदानी इलाकों में आता है और वहाँ फैल जाता है, इसलिए बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा, भारी मानसूनी वर्षा। मानसून के दौरान बिहार और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने से नदियों का जलग्रहण क्षेत्र तेजी से बढ़ता है। मानसूनी वर्षा अधिक होने के कारण बिहार का जलग्रहण क्षेत्र ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे नदियों के पानी फैल जाते हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। चौथा, अधिक गाद का जमाव। हिमालयी नदियाँ बड़ी मात्रा में गाद लाती हैं। नदी तल में गाद जमा होने से कुछ स्थानों पर पानी के बहाव की क्षमता घट जाती है। हिमालयी नदियाँ बड़ी मात्रा में गाद लाती हैं। गाद यानी कि मिट्टी, पत्थर, बालू इत्यादि ये नदियों के तल में जमा कर देते हैं, जिससे पानी के बहाव की क्षमता घट जाती है और नदियाँ मुख्य धारा को छोड़कर नदी के ऊपर से बहने लगता है। पांचवा, कोसी नदी का बदलता मार्ग। कोसी को लंबे समय से अपने मार्ग में परिवर्तन और तट कटाव के कारण बिहार की बाढ़ समस्या में महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह हर साल अपना मार्ग बदल देता है। कोसी नदी में अत्यधिक मात्रा में पानी आता है तथा यह बहुत ही मात्रा में गाद लाता है, जो अपने तट में अपने तल में जमा करता है, जिससे कोसी नदी अपना मार्ग बदल लेती है। छठा, समतल भूभाग। बिहार का बड़ा हिस्सा गंगा के मैदान में स्थित है। बहुत कम ढाल के कारण बाढ़ का पानी कई क्षेत्रों में तेजी से फैलता है। बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा गंगा के मैदान में स्थित है। इसलिए यह बहुत ही कम ढाल वाला क्षेत्र है, जिससे पानी तेजी से बह कर नहीं निकलता है तथा इससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। सातवां, जल निकासी की समस्या। भारी बारिश के दौरान नदियों का जलस्तर ऊंचा होने पर स्थानीय वर्षा का पानी भी आसानी से नदी से नहीं निकल पाता। जल निकासी। बिहार में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। भारी वर्षा के दौरान नदियों का जलस्तर ऊंचा होने के कारण नदियों का जलस्तर जब ऊंचा हो जाता है तो स्थानीय वर्षा का पानी भी नदियों के द्वारा वहां से नहीं निकल पाता है। बिहार में बाढ़ के प्रभाव। बिहार में बाढ़ के क्या क्या प्रभाव हैं? जनजीवन पर प्रभाव। इससे जनजीवन पर क्या प्रभाव होते हैं? विस्थापन होता है। बहुत से लोगों को अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। गांव और बस्तियां जलमग्न हो जाती है। बाढ़ के कारण गांव और बस्तियां जलमग्न हो जाती है। लोगों का आवागमन इससे प्रभावित होता है। स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाएं बाधित हो जाती है। इससे स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की बाधित हो जाता है। कृषि पर प्रभाव। खेतों में पानी भरने से फसल प्रभावित हो जाता है। बिहार में बाढ़ आने से खेतों में यदि पानी भर जाता है तो उससे उनके फसलें नष्ट हो जाती हैं। पशुधन और कृषि उपकरणों को नुकसान होता है। इससे पशुओं को भी असुविधा होती है। उनके चारे पानी की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है तथा कृषि उपकरण भी बाढ़ के पानी में खराब हो जाते हैं। लंबे समय तक जलभराव होने पर अगली फसल की तैयारी भी प्रभावित होती है। लंबे समय तक यदि जलभराव हो जाता है तो वहाँ फसल अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। इससे इस फसल को भी नुकसान होता है तथा आने वाली फसलों भी सही समय पर नहीं हो पाती है। परिवहन पर प्रभाव। सड़क, पुल और ग्रामीण संपर्क मार्ग प्रभावित हो जाता है। इससे सड़क, पुल और ग्रामीण संपर्क मार्ग का भी प्रभाव होता है। स्वास्थ्य। बाढ़ के बाद दूषित पानी और खराब स्वच्छता के कारण जल जनित बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इससे सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। बाढ़ से
बाढ़ से पीने योग्य जल दूषित हो जाता है तथा इससे बहुत से बीमारियां फैल जाती हैं, जिससे बहुत ही गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, सड़क और पुलों की मरम्मत पर खर्च। सड़क और पुल इससे बहुत ही प्रभावित होते हैं तथा ये टूट जाते हैं, जिसको बनाने के लिए पुनः फिर से खर्च करना पड़ता है। कृषि एवं स्थानीय व्यापार को नुकसान पहुंचता है, इससे कृषि और स्थानीय व्यापार को भी नुकसान पहुंचता है। राहत एवं पुनर्वास पर अतिरिक्त खर्च, इससे राहत और पुनर्वास पर अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है। बिहार में बाढ़ के समाधान। बिहार में बाढ़ के समाधान, इसका तात्कालिक उपाय क्या हो सकता है? पहला, पूर्व चेतावनी, नदियों के जलस्तर और वर्षा की निगरानी करके लोगों को समय पर सूचना देना। इसका एक प्रमुख उपाय क्या है? पूर्व सूचना देना, लोगों को बाढ़ के बारे में पूर्व चेतना देना इसका एक उपाय है। दूसरा, सुरक्षित निकासी, अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में पहले से एवेक्यूएशन प्लान तैयार करना है। सुरक्षित निकासी, लोगों का सुरक्षित निकासी करना एक प्लान है। तीसरा, राहत शिविर, ऊंची और सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविर बनाए जाएं। ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविर बनाना भी इसका एक तत्कालिक उपाय है। चौथा, पेयजल व्यवस्था, बाढ़ के दौरान और बाढ़ में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। बाढ़ के दौरान लोगों के लिए सुरक्षित पेयजल का उपलब्ध करवाना चाहिए। पांचवा, पशुओं की सुरक्षा, पशुओं के लिए अलग अलग सुरक्षित स्थान, चारागाह और पशु चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। पशुओं के लिए भी सुरक्षित स्थान और चारा और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। दीर्घकालिक उपाय, बाढ़ के समाधान के दीर्घकालिक उपाय, तटबंधों की नियमित जांच और मरम्मत। तटबंधों को, जो नदियाँ अपने मार्ग बदलती हैं उनके दोनों ओर तटबंध का निर्माण करके उनके मार्ग को परिवर्तन होने से रोका जा सकता है। बाढ़ क्षेत्र का वैज्ञानिक मानचित्रण, बाढ़ के क्षेत्रों का वैज्ञानिक मानचित्रण करना चाहिए। गांव में ऊंचे प्लेटफॉर्म और सुरक्षित भवन होने चाहिए। हर गांव में ऊंचे प्लेटफॉर्म और सुरक्षित भवन होने चाहिए। जब बाढ़ आए तो लोग उसमें अपना सुरक्षित उसमें जा सकें। सड़क और पुलों को बाढ़ रोधी डिजाइन के अनुसार बनाना चाहिए। सड़कों और पुलों को बाढ़ रोधी के डिजाइन के अनुसार बनाना चाहिए, जिससे बाढ़ के दौरान उन्हें कम नुकसान पहुंचे। नेपाल के साथ नदी और बाढ़ संबंधी आंकड़ों का बेहतर आदान प्रदान, नेपाल के साथ बाढ़ संबंधी आंकड़ों का बेहतर आदान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर बिहार में नदियाँ नेपाल से ही आती है, इसलिए नेपाल से उनके बारे में पूर्व जानकारी होनी चाहिए कि नेपाल में कितनी बारिश हो रही है तथा उनका पानी कब छोड़ा जा रहा है। जलग्रहण क्षेत्रों में वन और मिट्टी संरक्षण, नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वनों की कटाई को रोकना चाहिए तथा मिट्टी संरक्षण करना चाहिए। नेपाल के साथ बाढ़ पूर्वानुमान और जलस्तर संबंधी सूचना का बेहतर आदान करना चाहिए। नेपाल के साथ बाढ़ का पूर्वानुमान, नेपाल में डैमों पे पानी छोड़े जाने का उनका पूर्वानुमान पहले ही नेपाल सरकार से ले लेना चाहिए और जलस्तर की संबंधी सूचना भी ले लेना चाहिए। नदियों और जल निकासी चैनलों का वैज्ञानिक प्रबंधन, नदियों और उनके जल निकासी क्षेत्र का वैज्ञानिक प्रबंधन करना चाहिए। प्राकृतिक जलधाराओं और आर्द्रभूमियों का संरक्षण, सरकार को प्राकृतिक जलधाराओं और आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना चाहिए। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण को नियंत्रित करना चाहिए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण को रोकना चाहिए, जिससे कि बाढ़ का पानी आसानी से निकल सके। अब हम लोग असम में बाढ़ का प्रमुख कारण के बारे में डिस्कस करेंगे। असम में बाढ़ के प्रमुख कारण, भारी मानसूनी वर्षा, मई से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बहुत अधिक बारिश होती है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में पानी तेजी से बढ़ता है। असम में बाढ़ का एक प्रमुख कारण है भारी वर्षा। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में बहुत सारा पानी बढ़ जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल जलग्रहण क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का बेसिन बहुत बड़ा है और कई राज्यों और पड़ोसी क्षेत्रों से भी पानी आता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन बहुत बड़ा है तथा इसके सहायक नदियाँ भी बहुत बड़े बड़े हैं, जो बहुत भारी मात्रा में पानी ब्रह्मपुत्र नदी में लाते हैं। बहुत बड़ी सहायक नदियाँ सुबनसिरी, मानस, वेकी, धनसिरी आदि नदियाँ भारी बारिश में उफान पर आ जाती है। यदि इनका बाढ़ का पानी ब्रह्मपुत्र के बढ़े हुए जलस्तर के साथ मिल जाए तो स्थिति गंभीर हो जाती है। इनकी नदियाँ बहुत बड़ी होती हैं। इनकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ बहुत बड़ी होती हैं। इनका बाढ़ का पानी जब इन पर ब्रह्मपुत्र नदी पर आता है तो ब्रह्मपुत्र नदी विकराल आकार ले लेते हैं तथा वह अपने तटबंधों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी फैला देता है।
पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बहाव। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश या बादल फटने से अचानक तेज पानी नीचे आता है, जिससे फ्लैश फ्लड हो सकती है। पहाड़ी असम एक मैदानी इलाका है तथा इसके ऊपरी हिस्से जैसे अरुणाचल प्रदेश और निचले हिस्से मेघालय में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जिससे बारिश का पानी बहुत तीव्र गति से असम में फैल जाता है। पाँचवा, अधिक अधिक गाद या सिल्ट। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में भारी मात्रा में मिट्टी और गाद नदियों में आती है। इससे नदी की जलधारण क्षमता प्रभावित होती है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत अधिक मात्रा में गाद अपने साथ लाती है, जिससे उसका तल में जमा हो जाता है तथा ब्रह्मपुत्र नदी अपने अस्थायी मार्ग को छोड़कर दूसरे इलाकों में फैल जाती है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नदी का कटाव और बदलता मार्ग। ब्रह्मपुत्र की धारा बहुत गतिशील है, इसके कारण तटों का कटाव होता है और कई क्षेत्रों में नदी अपना मार्ग बदल लेती है। ब्रह्मपुत्र नदी की धारा बहुत ही गतिशील है, उसकी पानी की धारा बहुत ही गतिशील है, इसके कारण तटों का कटाव होता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने तटों को कटाव करके पानी को दूसरे मैदानी इलाकों में फैला देती है और यह नदी अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। असम में बाढ़ के प्रभाव। असम में बाढ़ के प्रभाव। मानव जीवन पर इसके क्या प्रभाव है? घरों और बस्तियों में पानी भर जाता है। बाढ़ के कारण बस्तियों और घरों में पानी बढ़ जाता है, लोगों का विस्थापन होता है। इससे भारी मात्रा में लोगों का विस्थापन होता है। स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है। इससे स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव होता है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। इससे लोगों को अपने घर बार खेत खलिहान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। सड़क, पुल और संचार व्यवस्था प्रभावित होती है। बाढ़ के कारण सड़क, पुल और संचार व्यवस्था टूट फूट जाती है, जिससे लोगों को बहुत ही असुविधा होती है। वन्य जीवों पर प्रभाव। असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वन्य जीवों के लिए सुरक्षित ऊंचे स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वन्य जीवों पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें भी अपने आवास को छोड़कर दूसरे ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ता है। बाढ़ के दौरान वन्य जीव आवास भी प्रभावित हो सकते हैं। बाढ़ के दौरान इनका आवास भी प्रभावित हो जाता है तथा इनके खाने पीने की भी बहुत ही दिक्कत होता है, इसलिए ये अपने ऊंचे स्थानों पर जाते हैं। कृषि पर प्रभाव। खेतों में लंबे समय तक पानी रहने से फसल प्रभावित होता है। खेतों में लंबे समय तक पानी होने से फसल खराब हो जाते हैं तथा अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। उपजाऊ मिट्टी के साथ कुछ क्षेत्रों में कटाव से कृषि भूमि नष्ट हो जाती है। बाढ़ के कारण कृषि भूमि का कटाव होता है, इसलिए बहुत से कृषि भूमि क्षेत्र उससे नष्ट हो जाते हैं, जिससे लोगों को बहुत भारी नुकसान होता है। भूमि कटाव यह असम की विशेष समस्याओं में से एक है। बाढ़ के साथ नदी का कटाव कई क्षेत्रों में जमीन और बस्तियों को प्रभावित करता है। असम में बाढ़ के कारण नदियों के क्षेत्रों का कटाव होता है तथा कृषि योग्य भूमि भी नदी बहा ले जाती है, जिससे बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। अन्य प्रभाव। सड़क पुलों की मरम्मत पर खर्च। सड़क और पुलों की मरम्मत पर बहुत ही ज़्यादा खर्च हो जाता है। कृषि और स्थानीय व्यापार को नुकसान। इससे कृषि और स्थानीय व्यापार को नुकसान होता है। राहत और पुनर्वास पर अधिक खर्च। इससे राहत और पुनर्वास पर अधिक खर्च हो जाता है। असम में बाढ़ के समाधान। असम में बाढ़ के समाधान। तात्कालिक उपाय। असम समय पर फ्लड ईयरली वार्निंग सिस्टम को सूचना देना। समय पर बाढ़ की सूचना देना एक प्रमुख उपाय है, जिससे लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। बाढ़ प्रभावित लोगों को सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। नाव, बचाव दल और राहत का सामग्री पहले से तैयार रखना। हर साल बाढ़ आती है, इसलिए नाव, बचाव दल और राहत सामग्री को पहले से ही इस आपात स्थिति को निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी उपलब्ध करवाना चाहिए। बिजली और संचार जैसी आवश्यक सेवाओं की सुविधा करना। बाढ़ के समय बिजली और संचार आवश्यक सेवाओं का भी सुरक्षित रखना चाहिए। दीर्घकालिक उपाय। पुराने तटबंधों का वैज्ञानिक पुनर्निर्माण और रखरखाव। पुराने तटबंधों का निर्माण करना तथा पुनर्निर्माण करना चाहिए, जिससे कि बाढ़ की भीषण प्रभाव को झेल सके। नदी कटाव क्षेत्रों में उपयुक्त एरोजन कंट्रोल मेजरमेंट का उपयोग करना चाहिए, जिससे भूमि कटाव कम हो। प्राकृतिक वेटलैंड एंड फ्लड प्लेन का संरक्षण। प्राकृतिक आर्द्र भूमियों और मैदानी इलाकों को संरक्षित करना चाहिए, जिससे कि पानी आसानी से निकल सके। उस पर अवैध निर्माण नहीं करना चाहिए।
ऊंचे स्थानों का सुरक्षित आश्रय, ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित आश्रय बनवाना चाहिए जिससे कि बाढ़ के समय लोगों को उसमें सुरक्षित रखा जा सके। जलग्रहण क्षेत्र में वनीकरण, नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में अधिक से अधिक वनों यानी कि पेड़ों का लगाना चाहिए तथा मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए। नदियों के व्यवहार पर लगातार वैज्ञानिक अध्ययन, नदियों के व्यवहार का लगातार अध्ययन करना चाहिए कि नदियाँ अपना मार्ग कोष किस जगह बदलेगी तथा इससे क्या प्रभाव होंगे। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण को नियंत्रित करना चाहिए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पानी को निकलने के लिए जगह छोड़ना चाहिए, वहाँ अवैध निर्माण नहीं करना चाहिए। मजबूत और नियमित रूप से रखरखाव किए गए नदी किनारों पर कटाव रोधी कार्य, मजबूत और नियमित रूप से रखरखाव करना चाहिए नदियों के किनारों को, जिससे कि नदियाँ एक ही अपने ही लाइन से बहे, यहाँ के किनारों को कटाव करके खेतों में तथा मैदानों में ना घुसे। नालों और जल निकासी व्यवस्था में सुधार, नालों और जल निकासी की व्यवस्था में सुधार करना चाहिए कि जैसे ही बाढ़ आए तो उनका पानी तुरंत ही निकल जाए। बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना चाहिए, बाढ़ की पूर्व चेतावनी को मजबूत करना चाहिए जिससे लोगों को बाढ़ से पहले ही उन्हें सूचित कर देना चाहिए। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में फ्लड जोनिंग और सुरक्षित स्थानों पर बस्तियों की योजना करना चाहिए। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में फ्लड जोनिंग और सुरक्षित स्थानों पर बस्तियों की योजना करना चाहिए कि किस क्षेत्र में अधिक बाढ़ आते हैं उस क्षेत्रों में बस्तियां नहीं बसाना चाहिए तथा लोगों को उस क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए। पहाड़ी और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में वन संरक्षण एवं मिट्टी संरक्षण करना चाहिए। पहाड़ी और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में वन संरक्षण और मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए।